नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, संडे की सुबह यानी कि एनिमल्स स्पेशल की सुबह है, तो आइए जानते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में। तो आइए, पहला, दोस्तों क्या आपने सूरीनाम टोड के बारे में सुना है? सूरीनाम टोड जलीय दक्षिण अमेरिका टोड परिवार पिपिडे, जिसमें अंडे मादा की पीठ पर सेते हैं, से लिया गया है। सूरीनाम का टोड लगभग 10 से 17 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें एक सपाट चौकोर शरीर, छोटी आंखें और एक सपाट सिर होता है, जिसमें थूथन और जबड़े पर त्वचा के ढीले फ्लैप होते हैं। अंक छोटे तारे के आकार के उपांगों में समाप्त होते हैं, जो भोजन खोजने में सहायता करते हैं। यह विभिन्न प्रकार के छोटे कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों को खाता है। सूरीनाम टोड पानी में संभोग करता है। जैसे ही प्रत्येक अंडा निकलता है, उसे निषेचित किया जाता है और नर द्वारा मादा के पीछे दबाया जाता है। अगले कई घंटों में अंडों के चारों ओर की त्वचा एक सींग वाले ढक्कन के साथ एक पुटी में संलग्न करने के लिए बढ़ती है। लगभग 80 दिनों के विकास के बाद युवा वयस्क के लघु चित्रों के रूप में उभर कर आते हैं। सूरीनाम टोड पीपा की 7 प्रजातियों में से एक है। अन्य 5 प्रजातियों में युवा टैडपोल के रूप में उभरते हैं। यह दिखने में जितना अजीब लगता है, सूरीनाम का टोड दक्षिण अमेरिका में वर्षावन और बाढ़ वाले वन क्षेत्रों में कीचड़ भरी नदी के तल पर जलीय जीवन जीने के लिए पूरी तरह से छलावरण करता है। यह जीवित वन्य जीवों की बजाय पत्ती के कूड़े के ढेर जैसा दिखता है। सूरीनाम का टोड 4 से 8 इंच लंबा हो सकता है, लेकिन यह खाने की तरह नहीं दिखता है, इसलिए शिकारी इसे पास कर सकते हैं। सूरीनाम टोड एक घात लगाने वाला शिकार है, जो बिना सोचे समझे शिकार के पास से गुजरने की प्रतीक्षा में धैर्यपूर्वक लेटा हुआ रहता है। टोड ज्यादातर क्रस्टेशियंस, छोटी मछली, कीड़े और अन्य अकशेरुकियों को खाता है। जब सूरीनाम टोड को अपनी तारे की नोक वाली उंगलियों से गति का आभास होता है, तो वह आगे की ओर झुकता है और अपने शिकार को एक घूंट में खा जाता है। टोड के दांत या जीभ नहीं होती है, इसलिए इसका बड़ा मुंह भोजन को पूरा निगलने में इसे मदद करता है। अन्य टोड के विपरीत सूरीनाम टोड के प्रजनन में एक असामान्य तरीका है। नर पानी के भीतर एक क्लिक ध्वनि द्वारा मादाओं को बुलाते हैं। एक इच्छुक मादा 60 से 100 अंडे छोड़ती है और नर उसे निषेचित करता है और अंडों को उसकी पीठ पर धकेलता है, जहां वे उसकी त्वचा से चिपक जाते हैं। अगले कुछ दिनों के दौरान उसकी त्वचा अंडे के आसपास और चारों ओर बढ़ती है, जेबों की एक छत्ती की संरचना बनाती है और अंततः उन्हें पूरी तरह से घेर लेती है। हैचिंग के बाद 3 से 4 महीने तक युवा उसकी पीठ पर सवारी करता है, उसकी त्वचा के नीचे विकसित होता रहता है। तैयार होने पर पूरी तरह से गठित टोडलेट महिला की त्वचा को ढीला करने के लिए धक्का देते हैं और फुसफुसाते हैं। टोडलेट्स के थूथन और लहराते पैरों को प्रकट करने के लिए उसकी पीठ की जेबें खुलती है। जब वे तैयार होते हैं, तो वे अपने छिद्रों और सिर से पानी की सतह को सांस लेने के लिए बाहर निकालते हैं और अपने आप जीवन शुरू करते हैं। दूसरा, दोस्तों क्या आप मिरर जैसा स्कारब बीटल देखा है? जी हाँ दोस्तों, टहलने के दौरान मनुष्यों को एक दर्पण जैसा यानी कि मिरर जैसा स्कारब बीटल मिला है। माइकल फार्मर कोस्टा रिका में अपने घर के आसपास टहल रहे थे, जब उन्होंने एक अमरूद के पेड़ की पत्तियों पर कुछ अजीबोगरीब चीज को देखने के लिए रुका। स्टील का एक कॉम्पैक्ट टुकड़ा जो जाता हुआ दिखाई दिया। उसने यह देखने के लिए उसे उठाया कि यह क्या है और महसूस किया कि वह स्कारब बीटल की एक प्रजाति को क्रिसिना लिम्बाटा के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहा है। इस रंगीन कीट ने अपने खोल के परावर्तक गुणों की कुछ उत्कृष्ट तस्वीरों को जब्त करने के लिए किसान के लिए पर्याप्त रूप से निर्जीव प्रदर्शन किया। यह बीटल देखे जाने वाले दुर्लभ होते जा रहे हैं। उनकी आबादी के निवास स्थान में कमी और कलेक्टरों से घटने के कारण इस चेहरे को इतना अतिरिक्त अद्वितीय अर्जित करना। शुक्र है कि किसान ने बहुत सावधानी से एनाकैम्पटिक बग को फिर से एक पत्ते पर रख दिया और वह तेजी से अनुपस्थित हो गया। किसान कहता है कि यद्यपि वह काफी हद तक एक कीट जैसा नहीं दिखता था, पर जो भी था उसके लिए वह अचंभित था। तीसरा, दोस्तों क्या आप स्टेथाकैंथस शार्क के बारे में जानते हैं?
स्टेटाकैंथस शार्क, जिसका अर्थ है छाती और रीढ़। यह नाम विशिष्ट निहाई के आकार का पहला पृष्ठीय पंख और जीनस के परिपक्व पुरुषों द्वारा प्रदर्शित रीढ़ को दर्शाता है। प्रजातियों के आधार पर स्टेटाकैंथस के अलग अलग आकार थे। एस एलोटोनेंसिस की लंबाई लगभग 1.5 मीटर थी, जबकि एस प्रोडक्टस 3 मीटर तक पहुंच गया था। कई मायनों में यह शार्क जैसा दिखती थी, हालांकि यह अपने असामान्य आकार के पृष्ठीय पंख के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, जो एक निहाई या स्त्री बोर्ड जैसा दिखता है। छोटे स्पाइक्स आमतौर पर शार्क की त्वचा को कवर करने वाले त्वचीय दांतों के बढ़े हुए संस्करण ने इस शिखा को कवर किया, और रेड फिश के सिर को भी। शिखा ने संभोग अनुष्ठानों में भूमिका निभाई हो सकती है, जो बड़े समुद्री जानवरों के पेट को जकड़ने में सहायता करती है या संभावित शिकारियों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्टेटाकैंथस के अन्य सदस्यों की तरह स्टेटाकैंथस के पास आदित्य पेल्विक कमरबंद, एकल मुकुट और गैर बढ़ते तराजू थे, एक पेक्टोरल पंख जो एक साथ कोड़ा से जुड़ा होता है, और एक विशिष्ट पहला पृष्ठीय पंख और रीढ़ होता है, जिसे स्पाइन ब्रश कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। न्यूरोक्रेनियम में एक संकीर्ण उपकक्षीय सेल्फ, एक व्यापक सुप्राऑर्बिटिकल सेल्फ, एक छोटा ओसिसिपिटल डिवीजन, बड़ी कक्षाएं और क्लेडोडोंटिक दांत थे जो ठीक से संरेखित थे। इन विशेषताओं के अलावा स्टेटाकैंथस में पुरुष पेल्विक क्लैस्पर्स भी थे, जिन्हें बाहर के छोर पर गैर प्रिज्मीय कैल्सिफाइड कार्टिलेज थे। स्पाइन ब्रश कॉम्प्लेक्स अन्य रेडफिश पर पहले पृष्ठीय पंख के रूप में एक ही साइड पर कब्जा कर लेता है, और इसमें एक बेसल प्लेट होती है जो आमतौर पर पीछे की ओर इशारा करते हुए पृष्ठीय रीढ़ की हड्डी के अंदर फैली होती है, जो ट्रेब्यूलर डेंटाइन से बनी होती है। रीढ़ की हड्डी आधुनिक शार्क और किरणों से मिलती जुलती है, लेकिन उत्सुकता से किसी भी चीनी जैसी सतह के ऊतक की कमी होती है। ट्रेब्यूलर डेंटाइन में तंतुओं के पैच होते हैं जो एपिक्सियल मांसलता से जुड़ाव का सुझाव देते हैं, जिसे तरह से इन मांसपेशियों को तैनात किया गया होगा। इसका मतलब है कि रीढ़ की हड्डी को पूर्व काल पश्च दिशा में ले जाया जा सकता था। यह निश्चित है कि स्टेटाकैंथस एक मांसाहारी था, और इसके छोटे आकार को देखते हुए शायद अपने समय के अन्य शार्क की तरह छोटी मछली, ब्राचियोपोड्स और क्रिनोइड ऑसिकल्स पर खिलाए गए थे। इसके अतिरिक्त, जैसा कि स्पाइन ब्रश कॉम्प्लेक्स एक बड़ी संरचना है, ऐसा लगता है कि संरचना पर आगे की ओर वाले दांतों के संयोजन में यह तेज गति के दौरान एक ड्रैग फोर्स का उपयोग करता होता था, इसलिए स्टेटाकैंथस शायद धीमी गति से चलने वाली शार्क थी। 1800 के दशक के अंत में खोजी गई स्टेटाकैंथस की कई प्रजातियों को पूरी तरह से अलग अलग रीढ़ों पर आधारित स्थापित किया गया था, जिसने शुरू में पैलियोंटोलॉजिस्ट को यह सोचकर भ्रमित कर दिया था कि स्पाइन एक नए प्रकार की फिन का गठन करते हैं। दोस्तों, क्या आप इंद्रधनुष सांप के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, इंद्रधनुष सांप एक बड़ा गैर विषैले अत्यधिक जलीय सांप है जो दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। पृष्ठीय रूप से इसमें 3 लाल धारियों के साथ चिकनी चमकदार नीले काले रंग की तराजू है। इसकी एक छोटी पूंछ होती है जिसमें कांटेदार सिरा होता है, जिसे यह कभी कभी एक जांच के रूप में उपयोग करता है। वयस्क पक्ष और सिर पर पीला रंग दिखा सकते हैं। इस प्रजाति की मादा नर से बड़ी होती है। इंद्रधनुष सांप दक्षिणी मैरीलैंड से दक्षिण पूर्वी लुइसियाना तक पाए जाते हैं, जिनमें पूर्वी वर्जीनिया, दक्षिण पूर्वी उत्तरी कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना, जॉर्जिया, उत्तरी फ्लोरिडा, अल्बामा और मिसिसिपी शामिल है। वे सरु के दलदल, काले पानी की खाड़ियाँ, धीमी गति से चलने वाली धाराओं और रेतीले तटीय मैदानों में निवास करते हैं। रेनबो स्नेक अपनी गुप्त जीवन शैली के कारण कम ही देखे जाते हैं। वे अपना अधिकांश जीवन पानी में बिताते हैं, जलीय वनस्पति या अन्य प्रकार के आवरण में छिपते हैं। वे मजबूत तैराक हैं और यह भी जानते हैं कि कीचड़ और रेत में कैसे दबना है। इंद्रधनुष के सांप एकांत होते हैं और रात में शिकार करते हैं। शिकार को जिंदा खाया जाता है और आमतौर पर पहले सिर को निगल लिया जाता है। इंद्रधनुष सांप पकड़े जाने पर आक्रामक नहीं होते और अपनी बंदी को नहीं काटते हैं। जब खतरा महसूस होता है तो वे आमतौर पर जम जाते हैं और स्थिर रहते हैं या निकटतम छिपने की जगह पर रेंगते हैं। अधिकांश वयस्क इंद्रधनुष सांप कुल लंबाई लगभग 27 से 28 इंच
तक होती है। वयस्क बड़े मोटे शरीर वाले और काफ़ी सुंदर होते हैं। ये सांप ज़्यादातर चमकदार काले तराजू की रोशनी में इंद्रधनुषी नीला होता है, जिनकी 3 पतली लाल धारियाँ पीछे और बाजू से नीचे की ओर चलती हैं। शरीर के निचले हिस्से पीले या गुलाबी होते हैं और ठोड़ी और गला पीला होता है। पूंछ की नोक एक नुकीले सींग वाले पैमाने पर समाप्त होती है। किशोर देखने में वयस्क के समान होते हैं। 5वां, दोस्तों, क्या आप सेलफिन लिजार्ड के बारे में जानते हैं? सेलफिन लिजार्ड यानी कि हाइड्रोसॉरस आगामेडी परिवार में एक प्रजाति है। इन अपेक्षाकृत बड़ी छिपकलियों का नाम उनकी पूंछ पर पाल जैसी संरचना के नाम पर रखा गया है। वे इंडोनेशिया और फिलीपींस के मूल निवासी हैं, जहां वे आमतौर पर नदियों और मैंग्रोव जैसे पानी के पास पाए जाते हैं। सेलफिन छिपकली अर्धजलीय होते हैं और बेसिलिस्क के समान समर्थन के लिए अपने पैरों और पूंछों दोनों का उपयोग करके पानी में कम दूरी तक दौड़ने में सक्षम होती है। उन्हें आवाज़ के नुकसान दोनों से खतरा है और जंगली जानवरों के व्यापार के लिए अधिक संग्रहण है। सेलफिन छिपकली के दोनों लिंग 3 फीट से अधिक लंबे हो सकते हैं। उनका पारंपरिक रंग हरे भूरे रंग का एक धब्बेदार पैटर्न है, जिसमें उनके पैर पर पीले रंग के रंग शामिल है और उनके सिर के नीचे तराजू की एक कंघी उनके पीठ के नीचे जा रही है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में बैंगनी रंग विकसित हो सकता है। सेलफिन छिपकली का नाम उनकी पीठ पर निचले हिस्से से उनकी पूंछ तक फैली त्वचा के बड़े शिखा से मिलती है, जो धूप में जल्दी गर्म होने या पानी में अधिक वायुगतिकीय होने में मदद कर सकता है। सेलफिन छिपकली एक बड़ी छिपकली है जो केवल फिलीपींस में पाई जाती है। उनका पसंदीदा आवास किसी भी जल स्रोत, जैसे नदियों, मैंग्रोव या चावल के खेतों के पास एक उष्णकटिबंधीय जंगली क्षेत्र है। सेलफिन छिपकलियां अक्सर दिन के दौरान शाखाओं पर देखी जाती है, ताकि वे खतरे में पड़ने पर पानी में गिर सके और नदियों के तल पर तैर सकें, जहां वे 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। सेलफिन छिपकली सर्वाहारी होते हैं, जिनमें वयस्क 50 से आहार जैसे फल, फूल या पत्तियों के साथ कीड़े और छोटे जानवर खाते हैं। किशोर पौधों की तुलना में अधिक मांस चाहने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनमें बदलाव आता है। पालतू जानवरों के मालिक के लिए उनके आहार को दोहराना आसान है। यही एक कारण है कि वे लोकप्रिय साथी बन गए हैं। एक कमज़ोर प्रजाति होने के कारण वे खुद के लिए अधिक महंगे हो जाते हैं और वे अन्य सरीसृपों की तरह विनम्र या देखभाल करने में आसान नहीं होते हैं। भले ही सेलफिन छिपकली साल में केवल एक बार प्रजनन कर सकती है, लेकिन वे 2 से 8 अंडे के कई चंगुल रख सकती है। मादाएं अपने अंडे नदी के बगल में उतने छिद्रों में बाढ़ रेखा के ठीक ऊपर देती है। 2 महीने के बाद अंडे सेने लगेंगे। हैचलिंग सक्रिय, फुर्तीले और तैरने में सक्षम पैदा होते हैं, क्योंकि सांप और पक्षी जैसा शिकारी उछलने के लिए उत्सुक होते हैं। सेलफिन छिपकली को जल ड्रैगन भी कहा जाता है, जैसा कि इसके जीनस नाम हाइड्रोसॉरस में परिलक्षित होता है। वे सामान्य रूप से अपने उत्कृष्ट तैराकी के लिए जाने जाते हैं। पानी के माध्यम से चलने के लिए प्रणोदन के रूप में अपनी बड़ी शिखा का उपयोग करते हैं। किशोर सेलफिन छिपकलियां शिकारियों से बचने के लिए बेसिलिस्क के समान पानी में दौड़ने के लिए प्रजातियों की चपटे पैर की उंगलियों और उनके हल्के वजन का लाभ उठाती है। यह व्यवहार वयस्कों में नहीं देखा जाता, क्योंकि वे बहुत भारी होते हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई नई वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद एंड शुक्रिया।